विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि लेखक अपने गृह स्वामिनी से पूछते हैं कि गैस का क्या हाल है। तो उनकी पत्नी अपने तरीके से वो जवाब देती हैं कि उसमें कोई मीटर वीटर तो होता नहीं है। तो इसका जवाब भी वो लेखक भी उसे देते हैं कि हाँ, भाड़ का भी कोई मीटर वगैरह नहीं होता। इस तरीके से कुछ बातचीत आगे बढ़ती है। तो उसके आगे का अंश जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो लेखक लिखते हैं, सारे नाजिन नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। लेखक बताना चाहते हैं कि राजेंद्र नगर जो स्थान है वहाँ पर सावधान सावधान की ध्वनि जो है चारों तरफ गूंजने लगी। उसका कारण यह है कि चारों तरफ जो है बाढ़ की जो भयावह परिस्थिति है वो धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेकर के आ रही है। इस वजह से धीरे धीरे जो है पानी वो विभिन्न इलाकों में होते हुए अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करता चला जा रहा है। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। इसका मतलब क्या है, नीचे जो जो उनका ब्लॉक जिस इलाके में वो रहते थे उनके निचले जो स्थानों में जो दुकानें थी उनसे सामान जो है वहाँ से हटाए जाने लगे। लेखक जैसा कि आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। मतलब वो फ्लैट के नीचे जहाँ पर रहते थे वहाँ कोई दुकान है जहाँ पर शायद किताबों की दुकान हो। तो कागज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने कागज़ इकट्ठा करके रखा था और एक अलाव लगाया, एक आग जलाई उन कागज़ों को, ताकि वो जल करके नष्ट हो जाए, खाक हो जाए। और वो जैसे ही सुलगाए वैसे ही उसका धुआं जो है वहाँ से चारों तरफ उठ करके, विशेष करके जहाँ पर लेखक रहते हैं उनके फ्लैट में पूरा धुआं जो है विभिन्न कमरों में जा कर के भर गया। आगे लिखते हैं, सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ तो हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हल्की की आवाज़ आ रही है। लेखक बताते हैं कि सारा शहर जो है जैसे पानी की इस भयावह परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार है। इस वजह से सारा शहर जो है रात में जाग रहा था। पश्चिम तरफ की ओर यदि हम कान लगा के सुनने की चेष्टा करते हैं या वहाँ पर, तो हमें कुछ आवाज़ जो है वो पीर मुहानी या सालिमपुरा के अहिरा तरफ से अथवा जनक किशोर और नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हल्की 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 आवाज़ जो है हमारे कानों तक गूंजती है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। मतलब लोग जो है इस कौतूहल में इंतज़ार करते हुए सारी रात जाग रहे हैं कि राजेंद्र नगर में पानी कब प्रवेश करेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। मतलब लेखक के मन में कई तरह की बातें, कई तरह के असमंजस विचार जो हैं उनके मन में उठते जा रहे हैं कि जो पानी है, यदि सोने की कोशिश करता हूँ तो जल्दी क्या नींद आएगी या नहीं, फिर कंपोज की जो गोली है क्या उसे मैं ले लूँ, उससे शायद नींद आ जाए, या फिर कुछ लिखूँ या लिखने के लिए कविता ठीक रहेगी, या फिर शीर्षक जो है बाढ़ से संबंधित कोई आकुल प्रतीक्षा, बाढ़ आकुल प्रतीक्षा ऐसा शीर्षक लिख करके मैं लिखना शुरू करूं। और धत बोल करके अंतिम में वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। आगे लिखते हैं, नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेहतरीन दृश्यों की तरह। मतलब धीरे धीरे जो है वो पुरानी यादें जो उनके सामने दिखने लगी वो उसके बारे में जिक्र करते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चलचित्र या सिनेमा के जैसे दृश्य सामने नजर आते हैं। ठीक इस तरीके से वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं अपनी स्मृति पटल पर। लेखक आगे लिखते हैं, सन 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि सन 1947 की बात है। मनिहारी इलाका तब पूर्णिया जिला के अंतर्गत था, लेकिन अभी जो है कटिहार जिला है वर्तमान में, के इलाके में हम अपने गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी, जो कि वह स्वर्गीय हो चुके हैं अभी, उनके साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम उसका नज़ारा देखने के लिए नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, हर तरफ पानी नज़र आ रहा था।
दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। वो कहते हैं कि कुछ दूरी पर एक द्वीप, जिसको टापू कहते हैं, जैसा एक बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर ज़रा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। मतलब लेखक ने अपने गुरुजी से कहा कि चलिए वहाँ चलते हैं और एक बार रुकने के बाद वहाँ थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे, और चलने के बाद जो है बस एक तरीके से मनुष्य बहुत देर तक यदि बैठा रहे एक स्थान पे तो वो सारे जो अंग हैं वो अकड़ जाते हैं। तो उससे थोड़ी सी राहत पाने के लिए उन्होंने ये से बात उनसे कही। लेकिन भादुड़ी जी जो उनके गुरुजी थे वो क्या कहते हैं? भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, यदि पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दिया सिलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग होती। लेखक बताते हैं कि जब लेखक ने उनसे ये बात कही कि उस बालूचर में हम थोड़ा सा विचरण कर लें, तो लेकिन भादुड़ी जी जो उनके गुरुजी थे उन्होंने उन्हें सावधान किया और कहा वहाँ पर कदम रखने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि यदि आप वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत से प्राणी वहाँ पर शरणार्थी के रूप में हमें पहले से मिल जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई अपनी जीवन को वहाँ से बचाना चाहता है और अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर जीव जंतु सभी मौजूद होंगे। तो वाकई में वहाँ पर सचमुच उन्होंने देखा कि वहाँ पर चींटी चींटे से लेकर के सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक सभी पनाह ले रहे थे। तो भादुड़ी जी की यह भी हिदायत थी कि हर नाव पर पकाही घाव जो है वो पानी की वजह से हो जाता है, जिसमें पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं और तलवों में भी घाव पैदा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए उसकी दवा और दिया सिलाई की डिबिया और केरोसिन तेल हमेशा साथ में रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग हमारे पास में होने लगती थी। लेखक आगे लिखते हैं, सन 1949 उस बार महानंदा की भाड़ से गिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। लेखक अब यहाँ की जो बात है ये 1947 से हट करके अब 1949 की बात कर रहे हैं। उस पर वो बताते हैं कि उस बार जो है महानंदा की भाड़ चारों तरफ से वापसी थाना के पास एक गांव में हम पहुंच गए थे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। लेखक बताते हैं कि उसी नाव पर हमारे वहाँ पर साथ में एक डॉक्टर भी गए थे जो रिलीफ कैंप के डॉक्टर थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। लेखक ये भी बताते हैं कि वो जो काम करते थे वो वहाँ पर कई बीमारों को वहाँ पर नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाने का काम करते थे। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। लेखक इस बताते हैं कि वह जो नौजवान एक वहाँ पर रिलीफ के लिए वहाँ से आता है तो उनके साथ में कुत्ता भी कुई करके आवाज़ करता हुआ नाव पर चढ़ जाता है। अब समस्या जैसे पैदा होती है, डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। मतलब उनके साथ में जो डॉक्टर थे वो देख करके काफ़ी डर गए और चिल्लाने लगे जैसे ही, तो वो कहने लगे कि यह कुकुर नहीं चढ़ेगा, अर्थात कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। मतलब जैसा हुबहू बात उन्होंने लिखी है लेखक ने, जैसी वहाँ पर घटना घटी थी वैसे ही इस बात को यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने। मतलब वह नौजवान पहले से तय कर लिया था कि यदि हमारा कुत्ता हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। ऐसे करके वो बात काफ़ी देर तक चलती रही। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। लेखक ये दूसरा प्रसंग यहाँ पर जोड़ते हैं, बताते हैं कि परमान नदी की बाढ़ जब आई तो हम डूबे हुए मुसहरी में एक बार राहत बांटने के लिए वहाँ पर पहुँचे, जो मुसहरों की बस्ती थी। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की परिस्थिति कितनी भयानक है
और ऐसी आपदा में जब मनुष्य के पास पीने का पानी न हो और भोजन के लिए कोई सामग्री न हो, तो उस वक्त जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही दुस्साध्य हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जो है अपने जीवन को, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो क्या करेंगे, भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ न भटक कर जो सामने मौजूद हो रहा है उनमें से मछलियाँ पकड़ना और आसपास जो चूहे दिखते हैं उन्हें, वे दोनों इन्हीं को अपना आहार समझकर इनको झुलसा रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब इनको किसी तरीके से आग में जला करके या भून करके उन्हें खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। इस बात का पूरा द्योतक है कि वहाँ की परिस्थिति बहुत ही मतलब चिंताजनक है कि वहाँ पर एक भी भोजन उपलब्ध नहीं है। मतलब किसी भी तरह मनुष्य जो है जूझकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखते हैं लेखक, किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था। लेखक आगे बताते हैं कि जैसे ही हमने मुसहरों की बस्ती यानी आदिवासियों की जो बस्ती थी वहाँ से वो आहार के लिए जो चूहे और मछलियाँ वगैरह झुलसा करके खा रहे थे, वहाँ के उनके स्थान से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो एक टोले में हम पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसे ही एक ऊंचे मकान पर जो है एक मंच की तरह बनाया गया था और उस मंच पर बलवाही नाच हो रहा था। ये बलवाही एक तरह का लोक नृत्य है जो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है उसको आगे इस तरीके से लिखते हैं लेखक, लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, धागिड़ गिड़गिड़ धागिड़ गिड़गिड़, चकैके चकधुम चकैके चकधुम चकैके चकधुम चकधुम चकधुम। ये जो है ये ढोलक की थाप है, जिस तरीके से ढोलक में पड़ रही है उस आवाज़ को लिखा है। वो बताना चाहते हैं कि घरनी अर्थात घरवाली घर छोड़कर मायके जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने के लिए गया है। और कोई पद के साथ में ढोलक की द्रुत ताल बज रही है, जिसका जो है ब्यौरेवार उन्होंने इस तरीके से उनके बोलों को, ढोलक के बोलों को इस तरीके से उन्होंने लिखा है। लेखक यहाँ आगे लिखते हैं, कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति में जब भूखे प्यासे सारे जन, चाहे नर हो या नारी हो, वो झुंड में किसी तरीके से यदि मुस्कुरा रहे हैं और अपने दिन को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इस आपदा को झेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई में सबके चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। इस बात को वो इस तरीके से वाक्यों में लिखते हैं। फिर आगे लिखा है, हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। लेखक बताते हैं कि जब कभी वो बलवाही नाच कहीं पर होता हुआ देखते हैं तो उनके एक परम मित्र हैं जिनका नाम है भोला शास्त्री, वो अक्सर उनकी याद उनके सामने ताज़ा हो जाती है। आगे लिखते हैं, यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। लेखक बताते हैं 1937 की बात है जब सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ आई थी और नाव को लेकर के किसी तरीके से लड़ाइयाँ हो गई थी। तो मैं उस समय बालचर अर्थात बॉय स्काउट के रूप में कार्यरत था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर अर्थात जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। तो ये परिस्थिति उस वक्त की है जब 1937 की, जब लेखक बॉय स्काउट की तरह काम कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पर आवाजाही के लिए कोई भी नाव उपलब्ध नहीं थी, तो कुछ गांव वालों ने मिलकर किसी तरीके से केले का भेला बनाकर काम चला रहे थे। वहीं ज़मींदार के जो लड़के थे वो अपना मनोरंजन करने के लिए हारमोनियम और तबला लेकर के जल विहार करने के लिए निकलते हैं। तो गांव वालों के कुछ नौजवान उनसे वो नाव छीन लेते हैं। इस बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, थोड़ी सी मारपीट हो जाती है। आगे लिखते हैं लेखक,
और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। 1967 में पुनपुन के पानी जब राजेंद्र नगर हमारे इलाके में चला आया था, तो वो बताते हैं कि एक नाव पर कुछ युवक युवतियाँ एक टोली बनाकर किसी फिल्म का दृश्य जैसा होता है वैसे ही कश्मीर का आनंद लेने के लिए जैसे घर से निकले हों। नाव पर स्टोव जल रहा था, केटली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। आप जानते हैं कि लोग जो है नेस्कॉफ़ी जब पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा पाउडर डालने के बाद उसको काफ़ी मथा जाता है ताकि उसमें झाग सी उत्पन्न हो। तो ऐसे ही कुछ वो कार्य करने की कोशिश कर रही थी उस गर्म केटली के पानी को लेकर के। फिर आगे लिखा है, दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। मतलब उसके साथ में एक और लड़की भी थी जो बहुत ही मन से एक सचित्र रंगीन कोई पत्रिका थी जिसको वो पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। मतलब ऐसी भयावह परिस्थिति में भी आप बताइए लेखक ने इस बात को लिखने की कोशिश की है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लोग जो हैं जहाँ पर विपदा में अपने ज़िंदगी को किसी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग अपने मनोरंजन के साधन तलाशते हैं। आगे लिखते हैं, पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। यह एक पुराना गीत है जो कि अक्सर वहाँ पर रेडियो में बजता रहता है। तो ये जो है एक वहाँ का ट्रांजिस्टर अर्थात रेडियो में यह गाना भी वहाँ पर उस वक्त चल रहा था जब वो लोग जल विहार करते हुए निकले थे। विद्यार्थियों, आगे की पढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए विद्यार्थियों, तो फिर ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची ही थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। मतलब लेखक बताते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पर जाते हैं और पहुँचते हैं और वहाँ लड़कों का एक झुंड जो टोली के रूप में वहाँ पर मौजूद था, वह किलकारियाँ भरने लगा, तरह तरह की सीटियाँ बजाने लगा और कुछ न कुछ कमेंट्स जिसे कहते हैं फप्तियाँ, वो भी कसने लगे। इस तरीके से उन्होंने मतलब कई सारी चीज़ों की वहाँ पर आवाज़ों की शुरुआत कर दी। गोलंबर में किसी की भी आवाज़ की प्रतिध्वनि होती है, वो इलाका इस तरह का है, तो उस स्थान पर इस तरह की गूंजती हुई आवाज़ें चारों तरफ मंडरा रही थीं। आगे लिखते हैं लेखक, सो सब मिलवा कर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। मतलब वहाँ पर की जो ध्वनि जिस तरीके से लड़कों ने तैयार की और तरह तरह की आसपास की प्राकृतिक आपदाओं में जैसी आवाज़ें होती हैं उन सब से मिल करके मतलब ऐसी ध्वनि है जिसकी ध्वनि को मतलब पूरे संगीत के जो विशेषज्ञ हैं, संगीत के जो जानकार हैं, वो यदि फिर से उस ध्वनि को बनाना चाहें तो वह भी बहुत मुश्किल हो पाएगा। आगे लिखते हैं, उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। लेखक बताते हैं कि जितने भी लड़के वहाँ पर कई तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक जो है उनका यह प्रदर्शन वो पूरे तरीके से गायब हो गया और युवतियों के जितने भी रंग थे वो लाल लाल रंग जैसे काले पड़ गए हों ऐसा महसूस होने लगा। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुकर रहा था, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार।
काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, उहू ना आ रहलो है। लेखक वहाँ की जो परिस्थिति है उस पर लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, उस बातों को हूबहू उन्होंने लिखने की कोशिश की है कि उहू ना आ रहलो है। आगे लिखते हैं, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। अब जानते हैं कि ये बाढ़ की जो परिस्थिति है, पानी जो है सामने धीरे धीरे अपने आगोश में पूरे सामने की सभी चीज़ों को लेता हुआ चला जा रहा है। तो उस इलाके में लेखक जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो पानी नहीं पहुँचने के कारण वो कई तरह की बातें जो हैं ये सोच करके मन ही मन अपना अंदाज़ लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है कि पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। आगे लिखते हैं, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी चल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें रामसंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चौप चौप। लेखक यह भी आगे बताते हैं कि यहाँ पर पानी जो है कहाँ जा सकता है और कोई रास्ता तो है नहीं। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी जितने भी यहाँ की फ्लैट हैं उन सब पर रोशनी अर्थात लाइट जो है वो जल रही है और कभी कभी बुझ भी रही है, और जो जगे हुए हैं वो ज़्यादातर सभी नज़र आ रहे हैं। और कुत्ते जो हैं, आप जानते हैं कुत्ते जब होते हैं तो बीच रात्रि में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रोने का काम करते हैं, तो ये सब कुत्ते एक साथ रो रहे हों ऐसा उन्हें लगता है। और राम संगार की जो मंडली रहती है वो जो है उन्हें चौप चौप की आवाज़ करके चुप करा देती है। तो लेखक और आगे लिखते हैं, मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। और शाम को एक पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अपने कुछ स्वजनों को वो याद करते हैं, मित्रों को याद करते हैं जिनके नाम भी वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। कौन कौन? जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी। तो उनके नामों को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एक टेलीफोन मैं लगाने की कोशिश कर रहा था, उसका रिसीवर जो है अर्थात चोंगा उठाया ही था कि वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं आई। नंबर डायल करता रहा लेकिन वह फ़ोन जो है कोई भी आवाज़ नहीं देता था, कोई शब्द नहीं, कोई टुंग फुंग भी नहीं, मतलब कोई भी आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। लेखक बताते हैं आगे कि बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मैंने क्या किया, कुछ लिखने के बारे में सोचा, लेकिन लिखना तो ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है। फिर अपनी पुरानी यादों को वो सोचने लगे, जिनमें याद आया उनको कि अगस्त में जो है पिछले साल नरपतगंज इलाका का चकरदहा एक गांव है जहां पर छाती भर पानी इसी तरीके से बाढ़ का पानी भरा हुआ था। तो वहां पर एक आसन्न प्रसवा अर्थात जिसको कुछ ही दिनों में गर्भवती है वह और उसके बच्चे हो जाएं, तो इस तरीके से वो गाय की तरफ हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। लेखक इस बात को बताते हैं। आगे फिर बोलते हैं कि नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, कालों को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड पूरे भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़
उजले भेड़ काले पूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो भेड़ों का रंग है वो मटमैले पानी में मिल करके बिल्कुल रंग परिवर्तित होता जा रहा है। जो भेड़ सफ़ेद कलर के होते हैं वो ज़्यादातर बदल के उनका रूप काले रंग का या भूरे रंग का हो जाता है। कुछ का गेहुआ रंग भी हो गया है। इसी तरीके से आगे वो बताते हैं, कोई बांग्ला भाषी हैं जो वहाँ पर इस तरीके से पानी आ रहा है इसकी आवाज़ देते हैं। उनको उस बात को वो पूरे तरीके से हुबहू उन्होंने लिखा है, ओई देखो ऐसे गए जल। तो लेखक जो है इस बात को बताना चाहते हैं, झकझोर कर मुझे जगाया गया। मतलब कई लोग जो है इस तरीके से बाढ़ के इंतज़ार में बैठे थे और जैसे ही बाढ़ का पानी वहाँ पर उस इलाके में प्रवेश किया तुरंत जो है लेखक को नींद अवस्था में ही जगाने की कोशिश की गई। आगे लिखा है, घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। मतलब लेखक बताना चाहते हैं कि बाढ़ का पानी कब आया है, ठीक 5:30 बजे, जो सवेरा हो चुका है। आगे लिखते हैं, आ रहलो है पनिया पनिया आ गई लो, हो राम सिंगा हो मोहन रामचन्नर अरे हो। तो लोग इस तरीके से आवाज़ दे रहे थे और पानी के आने का इंतज़ार जो है अब ख़त्म हुआ ऐसा लगा। तो लेखक भी जो है वो आगे लिखते हैं, आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगीं। इस तरीके से लेखक बताते हैं कि मैं किसी तरीके से आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठता हूँ और पश्चिम की ओर थाने के सामने की सड़क पर मोटी झाग लिए वही जैसा पानी उफनता हुआ चला आ रहा था, वैसे ही जैसा कि कॉफ़ी हाउस के सामने मैंने देखा था। लेकिन पानी के साथ साथ बच्चों का भी कई झुंड है जो उनके साथ में दक्षिण पश्चिम की ओर से, कुछ अतिथिशाला से और कुछ भंगी बस्ती के पास कुछ बच्चे कूद रहे हैं। जहाँ कुछ पानी है, कहीं पर मोड़ है, कहीं अवरोध है, वहाँ पर पानी उछल रहा है, लोग उसको भी देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि ब्लॉक नंबर के पास पुलिस चौकी का जो पीछे का अंश है वहाँ पर जो पानी का पहला रेला वहाँ इसी तरफ आया था और ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें जैसे नाच रही हों। आगे लिखते हैं, अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। लेखक बताते हैं कि अब जो है पानी का स्तर थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है और गोलंबर के पास में जो गोल पार्क था वो चारों तरफ पानी से करीब करीब लबालब हो चुका है और पानी का बहुत तेज़ी बहाव चारों तरफ बढ़ रहा है। और आगे लिखते हैं वो, गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का, आ गई लो। लेखक अपने इलाके का संपूर्ण वर्णन करते हुए विभिन्न छोटे छोटे स्थानों को भी नाम इसमें जोड़ करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी कितना भयावह रूप में चारों तरफ जो है वो आ चुका है और आने के बाद यह पानी किस नदी का है यह अभी तक निश्चित नहीं है, क्योंकि ये सोन नदी का पानी है या गंगा जी का। लेकिन अंतिम में वो लिखते हैं कि आ गई लो, मतलब किसी भी तरीके से पानी यहाँ अब आ चुका है। आगे लिखते हैं, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः टूटता जा रहा है, डूब रहा है। लेखक बताना चाहते हैं कि यहाँ की परिस्थिति वैसी ही है जैसी परिस्थिति लेखक ने शाम को अन्य स्थानों में घूमते हुए
देखी थी। आगे वो बताते हैं कि पानी जो है करीब करीब यहाँ पहुँचने के बाद सामने की दीवार जो है उनकी ईंटों को डुबोती जा रही है और बिजली के जो खंभे हैं उसका काला हिस्सा भी पानी में डूब चुका है। कुछ ताड़ का पेड़ नज़र आ रहा है और कुछ डूब भी रहा है। अंतिम पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ को बचपन से देखता ही आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि उनके पास यदि कोई कैमरा होता तो वो इनके दृश्यों को वो पूरी तरह कैप्चर कर पाते। यदि उनके पास टेप रिकॉर्डर होता तो इन्हीं आवाज़ों को वो रिकॉर्ड भी कर सकते थे। तो ये चीज़ उनके पास था नहीं, इसलिए वो आगे लिखते हैं, बचपन से ही देखता आया हूँ कि पानी या बाढ़ वगैरह, लेकिन पानी का इस तरह आना मैंने कभी नहीं देखा है। लिख करके वो आगे बताते हैं, अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। बाढ़ की त्रासदी हर क्षण हर जगह वो दस्तक देती चली आ रही है। तो इस तरीके इस भयावह रूप को वो सामने प्रत्यक्ष देखते हैं कि सामने जो गोल पार्क जिसमें हरियाली थी वह पूरी तरीके से गायब हो गई, लुप्त हो गई। आगे लिखते हैं, अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोपड़ी गई चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस पाठ का अंतिम अंश लेखक लिखते हुए यह बताते हैं कि बाढ़ के पानी का भयावह रूप बिल्कुल सामने हमारे नज़र आ रहा है, जिसमें कई भूरे रंग के भेड़ जो हैं वो तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। भेड़ जो है चारों तरफ दौड़ रहे हैं और चाय वाले की सामने जो झोपड़ी थी हमारे, वह कुछ ही क्षणों में विलुप्त हो गई, गायब हो गई। और मेरे पास यदि कोई कैमरा होता या फिर टेप रिकॉर्डर होता तो क्या वो अच्छा होता? नहीं, क्योंकि एक कलम थी वह भी मेरी चोरी चली गई थी। अच्छा है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ यादें हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। विद्यार्थियों, इस अंतिम अंश के साथ यह पाठ समाप्त होता है। हमने छोटी छोटी बातों को भी विस्तार से हमने समझाने की कोशिश की है ताकि आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो आशा है आपको यह हमारा आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। टेक केयर एंड बाय बाय।